जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम लवण एवं पीएच वैल्यू को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं लवण से। देखिए, लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं और ये आयनिक होते हैं। इनकी दो विशेषताएं आप याद रखें, तो ये आयनिक यौगिक होते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया में होते हैं। तो हम संक्षेप में इनको परिभाषित कर सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अर्थात जिसमें अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है, राइट। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिकों को ही क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिकों को ही लवण कहा जाता है या साल्ट कहा जाता है। अर्थात जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उससे ही लवण एवं जल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ लवण का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। उदाहरण के लिए साधारण नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा एवं क्या हो जाएगा? धावन सोडा हो जाएगा। ये सभी लवण के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर लवणों की जो विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और यहीं से एमसीक्यूज जो हैं पूछे जाएंगे, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स हो जाएंगे या लवणों की विशेषताओं में सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे कि देखिए, चूंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण बनते हैं अर्थात ये आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं और आयनिक प्रवृत्ति के होने के कारण ही ये गलनांक और इनका क्वथनांक जो क्या होता है? उच्च होता है। आप याद रखिए, हमने पुराने जब बंध पढ़े थे, राइट। तो ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व जिनमें आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध होता है उनको ही आयनिक यौगिक कहते हैं। और जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए होने के कारण ही इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो साल्ट्स के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं और ये ठोस पदार्थ होते हैं अर्थात ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो साल्ट्स होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे ही साल्ट को जल में घोला जाता है ये नेगेटिव आयन एवं पॉजिटिव आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यही कारण है कि इनका जो जलीय विलयन है वे विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो दो चीजें याद रखेंगे, जैसे ही साल्ट्स को जल में घोला जाता है वो नेगेटिव आयन एवं पॉजिटिव आयन में टूट जाते हैं। यही कारण है कि साल्ट के जो जलीय विलयन है वह विद्युत का सुचालक होता है और इसी वजह से यह विद्युत अपघट्ट के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इसीलिए इनको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। अर्थात जब इनको जल में घोला जाता है तो एक धनायन कैसन एक एवं ऋणायन क्या होता है? प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम देखें अमोनियम क्लोराइड को यदि हम जल में क्या कर देते हैं? घोल देते हैं तो ये NH4 धनायन में और Cl नेगेटिव आयन में क्या होगा? टूट जाएगा। वैसे ही Na क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो ये Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर साल्ट्स की महत्वपूर्ण विशेषताओं के पर हमने चर्चा की। अब जो है हम यहाँ पर साल्ट की जो पीएच मान है उस पर भी चर्चा करते हैं। क्लियर? देखिए, लवण जब अम्ल एवं क्षार को आपस में मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही लवण प्राप्त होते हैं। अर्थात लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। क्लियर? और जब लवण को जल में घोला जाता है तो सामान्यतः इनकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, परंतु इसके अलावा भी इनकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकती है। और वो कब हो सकती है उसको पूरा का पूरा हम यहां पर समझते हैं। देखिए, यदि किसी लवण को यदि किसी साल्ट को जल में घोला जाता है और यदि जल में घोलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त होते हैं, तो यदि H+ आयन अधिक संख्या में मुक्त होंगे तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, राइट। तो जब किसी लवण को जल में घोला जाए,
राइट। तो जल में घोलने पर यदि H प्लस आयन की मुक्ति अधिक होती है तो वह अम्लीय आयन होगा। वहीं यदि जल में घोलने पर यदि OH नेगेटिव आयनों की संख्या अधिक होती है तो वह कैसा विलयन होगा, राइट, क्षारीय विलयन होगा। इस आधार पर हम जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वह उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। परंतु जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर यह H प्लस आयन अधिक देता है, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। वहीं जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो सोडियम कार्बोनेट को जब जल में घोलते हैं तो यह OH नेगेटिव आयनों की संख्या या OH नेगेटिव आयन अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 9 होता है, राइट। इस आधार पर हम लवणों को जो है 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो साल्ट्स के टाइप हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो साल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ साल्ट में सबसे पहला हो जाएगा उदासीन लवण हो जाएगा, राइट, अभी हमने समझा था। तो देखिए उदासीन लवण कब प्राप्त होता है, देखिए जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उससे उदासीन लवण प्राप्त होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है और इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं, राइट। तो जब प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उससे जो लवण प्राप्त होता है उसको ही क्या कहा जाता है, सामान्य लवण कहा जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। उदाहरण के लिए जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो उदासीन होता है। दूसरा हो जाएगा अम्लीय विलयन, क्लियर। तो देखिए जब प्रबल क्षार में दुर्बल क्षारक, क्लियर, जब प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षारक को मिलाया जाता है तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो लवण प्राप्त होता है उसको ही क्या कहा जाता है, अम्लीय। बिल्कुल सीधा। यदि अम्ल एवं क्षार है जिसमें से यदि अम्ल प्रबल है तो जो लवण होगा वह भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब इसको जल में घोला जाएगा तो इसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो इसका विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। तीसरा होता है क्षारकीय लवण, राइट। तो जब दुर्बल तो क्या हो, अम्ल हो, परंतु प्रबल क्या हो, क्षारक हो। तो जब अम्ल एवं क्षार में प्रबल क्षारक हो तो क्षारकीय लवण होगा और जब अम्ल एवं क्षारक में प्रबल अम्ल हो तो प्रबल अम्लीय लवण होगा और यदि प्रबल क्षारक हो तो क्षारकीय लवण होगा। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो इसका जलीय विलयन क्षारकीय होता है जिसका पीएच मान 9 होता है। ये हो गए 3 प्रकार के लवण। इसके अलावा चौथा प्रकार हो जाएगा मिश्रित लवण, या जिसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड साल्ट कहा जाता है। अब मिश्रित लवण का क्या तात्पर्य हुआ, देखिए ऐसे लवण जिसमें 2 या 2 से अधिक क्षारकीय या अम्लीय मूलक उपस्थित हों, अर्थात जिसमें अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों मूलक उपस्थित हों उसको ही मिश्रित लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। तो यहाँ से दोनों ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यदि पूछा जाए कि वह लवण जिसमें दोनों अम्लीय एवं क्षारीय मूलक मौजूद होते हैं उस लवण को क्या कहा जाता है, तो उसको मिश्रित लवण कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, जिसको CaOClCl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaO और क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो ये मिश्रित लवण का उदाहरण हो जाएगा। अगला हो जाएगा संकर लवण। अब संकर लवण क्या होता है वो समझिए। देखिए वे लवण जिनके आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में एक उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध, उपसह संयोजक,
राइट। तो वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और वो भी कौन सा, उप सहसंयोजक, ये शब्द जरूरी है। तो वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में मिलकर उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं तो उसे ही संकर या जटिल लवण कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, जटिल लवण। अर्थात जो संकर लवण होते हैं उनमें उप सहसंयोजक बंध अनिवार्यता मौजूद होता है। क्लियर। तो ऐसे लवण जिनमें आयन या अणु किसी धनायन के साथ में मिलकर उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनको ही संकर लवण कहते हैं। और संकर लवण में से उप सहसंयोजक जो बंध है, उप सहसंयोजक बंध अनिवार्य रूप से मौजूद होता है, और इनको जब जल में घोला जाता है तो संकर आयन प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसा आयन प्राप्त होगा जिसमें उप सहसंयोजक बंध अनिवार्य रूप से मौजूद होगा। साथ ही साथ ये अपने अवयवों में क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, अपना अलग अस्तित्व रखते हैं और अलग अस्तित्व रखेंगे क्योंकि इनके आयनों में उप सहसंयोजक बंध होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहां पर हो सकता है किसी एग्जाम में सीधा सीधा इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम का K4 हो जाएगा, फेरो का Fe हो जाएगा, और साइनाइड का क्या हो जाएगा, CN6 हो जाएगा। तो K4 FeCN6 ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो वहीं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, ये हो जाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ये ध्यान रखें, L नहीं है, ये I है। तो K2HgI4 ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये दोनों ही संकर लवण के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। क्लियर, राइट। तो यहां पर आप ये याद रखें, मैंने अभी बताया था कि दरअसल जो जितने भी साल्ट होते हैं वो आयनिक होते हैं, अर्थात साल्ट में आयनिक होते हैं और उनमें आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बॉन्ड की उपस्थिति होती है, परंतु संकर लवण में सहसंयोजक जो बंध है यह भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अगला हो जाएगा द्विक लवण, जिसको क्या कहा जाता है, डबल सॉल्ट कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए, जब दो सरल लवण हों उनके जलीय विलयन का यदि बाष्पीकरण हो तो उससे प्राप्त लवण को ही क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है या डबल सॉल्ट कहा जाता है। कुल मिलाकर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लवण जो ठोस अवस्था में तो लवण होते हैं, परंतु जैसे इनको जल में घोला जाए तो ये जल में वियोजित हो जाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है, राइट। तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से जो लवण प्राप्त होता है उसको ही डबल सॉल्ट कहा जाता है। और जो द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण का अस्तित्व ठोस अवस्था में ही होता है, क्योंकि यदि इनको जल में घोल दिया जाए तो ये अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, राइट। साथ ही साथ इनमें सरल लवणों का अनुपात भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऐसे लवण जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, अर्थात दो सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से जो लवण प्राप्त होते हैं उनको ही द्विक लवण कहते हैं। और इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो मोस्ट IMP ये आप याद रखें, जो पोटास एलम या फिटकरी है, पोटास एलम या फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण होता है, और वहीं मोहर लवण ये भी द्विक लवण का उदाहरण होता है। तो पोटास एलम या फिटकरी तथा मोहर लवण दोनों ही द्विक लवण के उदाहरण होते हैं। और दूसरा इनका रासायनिक फॉर्मूला, तो पोटास एलम या फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटास एलम या फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 और 3 प्लस का क्या हो जाएगा 24H2O। तो K2SO4 पॉइंट Al2SO4 ब्रैकेट में 3 हो जाएगा 24H2O। वहीं मोहर लवण का फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। क्लियर। अब हम यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण लवण हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको 3 चीजें याद रखनी है, लवण का नाम, राइट, लवण का रासायनिक सूत्र, उसका निर्माण कैसे होता है, राइट, उसका अन्य नाम क्या है और उसका प्रयोग
कहाँ होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले हो जाएगा साधारण नमक, राइट। सो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl से होता है। क्लियर। जो साधारण नमक है ये कैसा है, एक उदासीन लवण है। तो साधारण नमक एक उदासीन लवण है। और जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है, के साथ साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है, तो जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उससे ही क्या बनता है, NaCl एवं क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है, राइट। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। दोनों ही जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार बनते हैं तो उससे नमक बनता है जो कि एक उदासीन लवण होता है, राइट। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से समुद्रों का जो जल होता है उसको पृथक करके उसके वाष्पीकरण से भी जो है साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है, साधारण नमक का प्रयोग खाने में किया जाता है। इसके अलावा जो अचार मुरब्बा होते हैं उनके परिरक्षण में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हो जाएगा कास्टिक सोडा। क्लियर। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, NaOH होता है। क्लियर। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड या NaOH होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है वो समझना। दरअसल क्या है, कोल क्षार प्रक्रिया क्या होती है वो समझना। यहां से कोल क्षार रिएक्शन क्या है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है, NaOH। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की जो प्राप्ति है वो कोल क्षार अभिक्रिया से होती है। कोल क्षार अभिक्रिया क्या होती है, देखिए सोडियम क्लोराइड, राइट। जब सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है और इसे ही क्या कहते हैं, कोल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, इसका जलीय विलयन 2H2 हो जाएगा। तो जब साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड देता है। तो क्या हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, प्लस का इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरीके से सोडियम हाइड्रॉक्साइड या फिर कास्टिक सोडा की प्राप्ति होती है। कास्टिक सोडा का उपयोग कहां पर किया जाता है, साबुन बनाने में। इसके अलावा घर एवं कारखानों के शुद्धिकरण में। अगला हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, राइट। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, CaOCl और प्लस का क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है और CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। यह कैसे बनता है, तो देखिए जो बुझा हुआ चूना होता है अर्थात कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तो शुष्क बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होती है तो उससे ही विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जब इस पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होगी तो इससे विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, साथ ही साथ जल की प्राप्ति होगी। इसका औद्योगिक उत्पादन जो है वो हेसेन क्लेवर संयंत्र में करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब विरंजक चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो सबसे पहला जो रासायनिक उद्योग है उनमें अपचायक के रूप में, तो रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। इसके अलावा जो पेयजल है उसको जीवाणु मुक्त बनाने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन में किया जाता है। साथ ही साथ कागज फैक्ट्री में कागज के मज्जा के विरंजन में किया जाता है और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला हो जाएगा यहाँ पर बेकिंग सोडा। क्लियर। तो ये नाम याद रखें, कास्टिक सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब आ जाता है यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। और बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंचकारिकीय लवण होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग, देखिए इसको बेकिंग, राइट, बेकिंग सोडा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह खाने को शीघ्रता से पका दिया जाता है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि जो तुअर की दाल होती है वो कभी कभी पकती नहीं है, इसलिए उसमें सोडा डाला जाता है। तो खाने को जल्दी पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है और इसको डाल देते हैं, जब भोज्य पदार्थों में इसको डाल देते हैं तो खाना शीघ्रता से पक जाता है। इसके साथ ही बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। फिर पेट की अम्लता को दूर करने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है तथा अग्निशामक यंत्र में भी झाग निकालने में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अब अगला हो जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कंफ्यूज मत होना, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जबकि धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है केवल सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 होता है, यह एक क्षारकीय लवण है। और इसका निर्माण कैसे होता है? जो सोडियम कार्बोनेट है इसका पुनः क्रिस्टलीकरण से ही धावन सोडा प्राप्त होता है, राइट। यहां पर सॉरी बाइकार्बोनेट आएगा, क्लियर। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से ही धावन सोडा प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, 2NaHCO3 हो जाएगा। इसको जब हम सुखाएंगे तो ये Na2CO3 H2O CO2 में टूट जाएगा। अब इसका क्या होगा, पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। तो Na2CO3 पॉइंट प्लस 10H2O, तो NaHCO3.10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। यहां पर बहुत अच्छे से समझना, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2CO3, क्लियर। धावन सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, परंतु जो धावन सोडा है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 10H2O हो जाएगा, क्लियर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है वही धावन सोडा होता है। यहां पर अंतर समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर परीक्षा में पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, परंतु यदि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र ये होगा Na2CO3.10H2O, अर्थात वास्तविक रूप में जल योजित जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको ही धावन सोडा कहते हैं, क्लियर। चलिए इसका उपयोग क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स बनाने में, राइट, बोरेक्स का फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, Na2B4O7.10H2O, राइट, 10H2O। तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है जिसके बनाने में धावन सोडा का प्रयोग होता है। घर की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, किसमें, स्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। फिर हो जाएगा नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है और इसे तूतिया भी कहा जाता है या नीला कशिश भी कहा जाता है। दरअसल कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है, इसीलिए इसको तूतिया या नीला कशिश भी कहा जाता है। जो कॉपर सल्फेट है ये निर्माण कैसा होता है उसका वो समझते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5
अणु क्रिस्टल जल का होता है और गर्म करने पर यह सफेद रंग का लवण प्राप्त होता है। क्लियर? तो Cu SO4.5H2O, तो CuSO4 प्लस का क्या हो जाएगा 5H2 हो जाएगा। कुल मिलाकर आप सीधा याद रखें, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अगर उसको गर्म कर देते हैं तो उससे सफेद रंग का लवण प्राप्त होगा एट CuSO4 5H2O। क्लियर? अब जो नीला थोथा होता है जिसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, रासायनिक सूत्र CuSO4, इसका उपयोग कहां पर होता है? कॉपर के शुद्धिकरण में, तांबे के शुद्धिकरण में, साथ ही साथ कीटनाशक में। ध्यान रखें, कीटनाशक में नीला थोथा का प्रयोग होता है, रंगाई एवं छपाई में एवं विद्युत लेपन में। फिर हो जाएगा अगला जिप्सम। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। आप परीक्षा में कंफ्यूज कहां पे होते हैं? इस तरीके के मिलते जुलते फॉर्मूले। तो CuSO4 ये नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का क्या है फॉर्मूला होता है। वहीं CaSO4.2H2O, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है, राइट। और जिप्सम जो है, जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, जो कि सीमेंट की जमने की दर को कम कर देता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्लास्टिक ऑफ पेरिस या POP। इसको तो आपने बहुत ही सुना होगा। भारत में जो मूर्तियां हैं वो वर्तमान समय में लोगों को सलाह दी जाती है कि आप POP की जगह जो है मिट्टी की मूर्तियां खरीदें, क्योंकि POP जो है अपघटित नहीं होता है। तो पहली चीज POP बनता कैसे? तो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब जिप्सम को 373 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट क्या बनाता है? जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है CaSO4 हाफ H2O, और इसको ही क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो पहली चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? ये तीनों चीज आप याद रखें। यहां पर देखिए जो CuSO4 है, नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो CuSO4 ये हो जाएगा नीला थोथा का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला। फिर CaSO4.5H2O, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? POP का फॉर्मूला हो जाएगा। POP का प्रयोग कहां पर होता है? तो POP जो है, POP में जैसे ही जल मिलाते हैं तो ये POP में जैसे ही जल मिलाते हैं तो यह पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और बहुत ही कठोर हो जाता है। इसीलिए जो POP है उसका प्रयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। दरअसल क्या होता है कि जैसे किसी की हड्डी टूटी है, अब हड्डी तो ऑटोमेटिक जुड़ती है, परंतु यदि उस हड्डी की अगर मूवमेंट होगी तो वो बार बार क्या होगी? आगे पीछे होगी, उससे हड्डी जोड़ने में ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन यदि हम ऊपर से पाउडर, जो POP का पाउडर है, उसको छिड़क कर अगर पट्टी कर दें तो क्या हो जाएगा कि वो हड्डी अस्थायी रूप से जुड़ जाएगी और आसानी से कुछ ही समय में जुड़ जाएगी। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में सहायक के रूप में जिप्सम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ खिलौने हैं या जो जितने भी सजावटी सामान है या मूर्तियां बनाने में POP का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लगे हाथ यहाँ पर pH वैल्यू को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो pH मान क्या होता है? देखिए pH एक संख्यात्मक मापक है, राइट। pH मान एक संख्यात्मक मान है जो पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो pH मान क्या है? pH मान एक संख्यात्मक मान है जो कि पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा क्या है? तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसी विलयन, राइट, यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित प्रति ग्राम हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गणक होता है। ये आप याद रखिए। तो pH बराबर क्या होता है? लॉग लघु गणक 1/, क्या हो जाएगा? H प्लस आयन।
यही क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित प्रति ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो पीएच वैल्यू इक्वल्स टू लॉग क्या हो जाएगा, 1 में H प्लस का क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्लियर। जो पीएच मान है वो 0 से 14 के तक हो सकता है। अब देखिए, यदि किसी विलयन का यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होता है। यदि किसी विलयन का मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन होता है। और यदि किसी विलयन का मान 7 होता है तो वह उदासीन विलयन होता है। जैसे जल हो जाएगा। अब पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच वैल्यू के आधार पर ही विकसित किया गया स्केल ही क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया स्केल ही क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। और पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या अम्ल या क्षारक की प्रबलता को दर्शाता है। तो पीएच स्केल किसी विलयन में अम्ल या क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। कैसे, जैसे हम समझते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, अत्यधिक प्रबल होगा। अब यहां पर एक चीज आप जो विशेष रूप से याद रखें कि पीएच में जो पी है वो किसका होता है, पुंसास होता है, जो कि एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो P यहाँ पर पुंसास को दर्शाता है जिसका अर्थ है शक्ति, और यह स्केल अम्लीय क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। हमेशा हमने अभी देखा था कि यदि किसी विलयन की वैल्यू कितनी है, 7, जैसे ये 7 वैल्यू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, वैसे 6 5 4 3 2 1। तो जो 7 वैल्यू होती है, यदि किसी विलयन की वैल्यू 7 है तो वह उदासीन होगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब हम उदासीन से बाईं तरफ जाते हैं, किस तरफ, बाईं तरफ, तो यहां पर अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि पीएच वैल्यू में उदासीन मान से बाईं तरफ जाने पर पीएच वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात यदि किसी विलयन का मान 6 है तो वो कम अम्लीय होगा, 5 और अधिक अम्लीय होगा, 4 और अधिक, और 2 है तो वो क्या होगा, और अधिक अम्लीय होगा। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 है तो वो प्रबल अम्लीय होगा, और 6 है तो वो दुर्बल अम्लीय होगा। अर्थात उदासीन मान से बाईं तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। वैसे ही दाईं ओर जाने पर क्या होती है, क्षारीयता भी बढ़ती है। अर्थात 8 है तो वो कम क्षारीय है, और 13 है तो वो क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। क्लियर। चलिए, अब पीएच मान का महत्व कहाँ होता है, तो पीएच मान का महत्व सबसे पहले हम देखते हैं कृषि में। तो देखिए, कृषि में यदि अम्लीयता या क्षारीयता अधिक होगी तो उससे उत्पादन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कृषि में मृदा का पीएच मान ज्ञात किया जाना चाहिए। तो मृदा का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, और पीएच मान के माध्यम से ही मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, उस आधार पर जो है हम उसमें कीटनाशकों का, रसायनों का, जिप्सम का या चूने के पत्थर का छिड़काव किया जा सकता है, और इससे हमें अधिक क्या होगी, उत्पादकता होगी। और यदि मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता को जांचे बगैर यदि उसमें हम रसायनों का या फिर चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं तो उससे उत्पादकता में कमी आएगी। अर्थात मिट्टी की पीएच वैल्यू ज्ञात करके हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, पाचन में हो जाएगा। तो देखिए, हमारे शरीर में अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पाचन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु यदि हमारे पेट में अम्लीयता अधिक हो जाती है तो फिर उसको कम करने के लिए इनो या क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाचन में भी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, पीएच मान के कारण दंत का क्षय हो जाएगा। जो दांतों का इनेमल है, इनेमल
ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जो कि जल में क्या होता है, अविलेय होता है। परंतु जो भी हम खाना खाते हैं यदि वो हमारी दांतों के बीच में फंसा हुआ रहेगा तो उससे दांतों का क्या होता है, क्षय होता है, राइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट से दांतों का एनेमल बना होता है, और यदि मुख का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाएगा तो एनेमल क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि आपने भोजन किया और ब्रश नहीं किया तो भोजन के जो भी आपके दांतों में फंसे हुए कण हैं उनकी वजह से अम्लीयता क्या होगी, और भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अर्थात 5.5 से जैसे ही पीएच वैल्यू कम होगी तो आपके दांतों का क्षय होना जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसको रोकने के लिए आपको दैनिक रूप से जो है ब्रश करना चाहिए। अगला हो जाएगा अम्लीय वर्षा हो जाएगी, राइट। तो देखिए प्रदूषण की वजह से जो वाहन है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी कई प्रदूषणकारी गैसें जो है छोड़ी जाती हैं और ये हमारे वायुमंडल में अवस्थित होती हैं। तो वायुमंडल में अनेक गैसीय ऑक्साइड होते हैं, राइट, और प्रदूषण से इनकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के दौरान यही ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा का तात्पर्य क्या हुआ समझना। तो जब वर्षा होती है यदि होने वाली वर्षा का पीएच मान 5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। दो चीजें ध्यान रखना, सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है, परंतु यदि वर्षा के जल की पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाती है, और 5 से कम मतलब कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति। तो यदि वर्षा के जो जल है उसका पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा के लिए जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो महत्वपूर्ण से जिम्मेदार होते हैं। दरअसल वर्षा का जल जब नीचे आता है तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है ये वर्षा के जल में मिल जाते हैं और वर्षा की बूंदों के रूप में गिरते हैं, जिससे वर्षा का पीएच मान 5 से कम हो जाता है और इस वर्षा को ही क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, भवन हैं, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। एक तरीके से उनका संक्षारण होता है, इसी वजह से इमारतों की जो है चमक चली जाती है। यही कारण है कि जो आगरा है उसमें लेदर फैक्ट्री को ताजमहल से दूर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि लेदर फैक्ट्रियां जो है वो प्रदूषण की वजह से अम्लीय वर्षा को बढ़ावा दे रहे, जिससे ताजमहल की चमक हो रही है। तो जो इमारतें हैं एवं भवनें हैं यदि अम्लीय वर्षा होगी तो उससे उनकी चमक चली जाएगी। साथ ही साथ पौधे एवं जंतुओं का जो इकोलॉजी है वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। साथ ही साथ यदि अधिक अम्लीय वर्षा भूमि में प्रवेश करती है तो वह उदासीनीकरण कर देती है और उदासीनीकरण से जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, जिस वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नाइट्रोजनीकरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, राइट। तो ये हमने पीएच मान के पीएच वैल्यू के जो है हमने लाभ के बारे में समझा, राइट। तो इस तरीके से हमने अम्ल, क्षारक, लवण और पीएच मान को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। आप इसको रिवाइज करते जाएं और जिस भी एग्जाम में आप बैठें, राइट, उसमें जितने भी प्रश्न हैं जो कि इनसे संबंधित हैं उनका सही से उत्तर दे सकें, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।